नमस्कार साथियों। इसमें कक्षा 12 उत्तर प्रदेश बोर्ड के अर्थशास्त्र में जो पहला चैप्टर है अर्थशास्त्र का परिचय व केंद्रीय समस्याएं, तो उसमें से 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ साथ में उस बहुविकल्पीय प्रश्न का विस्तार भी देखेंगे, जिससे कि यदि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछ लिए जाएं उससे संबंधित, तो उसका भी उत्तर देने में आसानी हो। पहला प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं में किसको सम्मिलित किया जाता है? चार ऑप्शन है, चिकित्सा, मंदिर जाना, दान देना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर पहले से ही दिया गया है, लेकिन इसकी व्याख्या भी देखेंगे। इसका सही उत्तर चिकित्सा है। तो परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं में क्या डिफरेंस होता है, और आर्थिक क्रियाओं में किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है, अनार्थिक चीज़ों में किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। तो इधर व्याख्या लिखा हुआ है, आर्थिक क्रियाएं क्या चीज़ होती हैं। पहले अगर ये पूछ लिया गया कि परीक्षा में आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, उसके दो चार उदाहरण लिखिए, या आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं में अंतर लिखिए और उसके उदाहरण दीजिए। तो आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिससे मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरी की जा सके, यानी कि मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। जो मनुष्य चाहता है कि उसको अच्छा आवास मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छा मनोरंजन के साधन मिले, तो ये जो सारी उसकी आवश्यकताएं हैं उसको संतुष्ट किया जा सके, उसके लिए किए जाने वाला सभी काम जो है वो आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। जब भी किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की बात होगी, तो कहीं ना कहीं उसमें चार मुख्य बातें सम्मिलित होंगी। एक तो वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, यानी कि प्रोडक्शन किया जाएगा। दूसरा, वस्तु का उपभोग उसमें ज़रूर किया जाएगा, यानी कि कंजम्पशन किया जाएगा। और तीसरा, यदि प्रोडक्शन किया जा रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक बात है कि निवेश किया जाएगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और चौथा, विनिमय किया जाएगा, यानी कि जब कोई निवेश करके उत्पादन किया जा चुका है किसी वस्तु का, तो उसका उपभोग करने के लिए क्रय और विक्रय वाली प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अर्थात विनिमय वाली प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये सारा जब प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सकता है। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। इसमें व्यक्ति कुछ निश्चित धनार्जन करता है, और उस धनार्जन के लिए वो किसी न किसी आर्थिक क्रियाओं में संलिप्त होता है। जैसे वो शिक्षक बन जाए, या चिकित्सक बन जाए, या व्यापारी बन जाए, तो इस माध्यम से वो आय का अर्जन शुरू कर देता है। इस पूरी प्रक्रिया को आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। अनार्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसमें संपूर्ण समाज के हित को ध्यान में रखा जाता है। इसमें सामाजिक हित यानी कि सोशल इंटरेस्ट, और धार्मिक हित यानी कि रिलीजियस इंटरेस्ट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे कि मंदिर जाना, दान देना, मंदिर बनवाना, इस प्रकार के जो काम होते हैं वो अनार्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चुनाव की समस्या से संबंधित नहीं है? तो चुनाव की समस्या जो अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र जो है, इकोनॉमिक्स, उसकी उत्पत्ति का मेन कारण ये ही यही है कि समस्या, चुनाव की समस्या होती है। यानी अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? मेन कॉज ऑफ द ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स। चार पांच मुख्य कारण हैं जिसके कारण से अर्थशास्त्र का उत्पन्न होता है, उसकी व्युत्पत्ति होती है। तो उसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का मूल कारण है चयन की समस्या। जैसे हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का मूल कारण आर्थिक समस्याएं यानी कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स जो हैं उसकी वजह से अर्थशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। आर्थिक समस्याएं सामान्यतः इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि व्यक्ति विशेष की इच्छाएं उसकी आवश्यकताओं से अधिक हैं। जब किसी व्यक्ति की इच्छाएं उसकी आवश्यकताओं से अधिक हो जाती हैं, यानी कि इच्छा उसकी डिज़ायर ज़्यादा है, जबकि अ, उसकी नीड्स जो है उससे भी ज़्यादा हैं, यानी कि उसकी जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर हैं, उससे ज़्यादा कहीं उसकी आवश्यकताएं हैं, तो वहाँ पर आर्थिक समस्या उत्पन्न होने लगती है। जब किसी का डिज़ायर ज़्यादा बढ़ने लगता है, यानी कि आवश्यकता जितनी है उतनी है, ठीक है। यानी कि कोई व्यक्ति यदि अ, चार कमरों के घर में रह सकता है तो वो उसकी आवश्यकता है जिसको वो पूरा कर सकता है। लेकिन जब उसकी डिज़ायर जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगती है तो वहाँ पर आर्थिक समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो इन इच्छाओं को पूर्ण करने के जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं।
अतः अर्थशास्त्र के अध्ययन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम संसाधनों का इष्टतम यानी कि अधिकतम उपयोग कर सकें, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज कर सकें। तो इसको किस प्रकार से कर सकते हैं जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो सकें। तो इसके लिए आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो चार प्रमुख आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। एक तो चयन की समस्या होती है। अर्थशास्त्र के मूल में चयन की समस्या के संदर्भ में चुनाव करने की कला का अध्ययन किया जाता है। यह समस्या कुछ कारण होते हैं जिसके कारण से उत्पन्न होती है कि हम चयन क्यों नहीं कर पाते हैं। एक तो जब कोई संसाधन बहुत दुर्लभ होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हीरा है, सोना है, तो ये सब बहुत दुर्लभ संसाधन है। तो इसके चयन करने में समस्या होती है क्योंकि ये संसाधन तो बहुत ज़्यादा दुर्लभ हैं, लेकिन हमारे पास उतनी हमारे पास पूंजी नहीं है जिसको हम लगा करके उन संसाधनों को प्राप्त कर सकें। यानी कि हमारी डिज़ायर बहुत बड़ी है लेकिन हम उस योग्य नहीं है कि हम उसको पा सकें। तो यहाँ पर चयन की समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा, जब संसाधन में वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, संसाधनों के जब वैकल्पिक प्रयोग होते हैं तो भी हमें चयन की समस्या उत्पन्न होती है। तीसरा, जब मनुष्य की इच्छाएं असीमित होती हैं, बहुत ज़्यादा इच्छाएं होती हैं, तो भी हम चयन नहीं कर पाते, सेलेक्ट नहीं कर पाते कि इनमें से कौन सा हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है। जैसे इनके चलते हमें उन इच्छाओं का चुनाव करना पड़ता है जो हमारे लिए आवश्यक हैं अथवा जो हमें अधिक संतुष्टि देंगी। जैसे हमारे पास मान लीजिए 1,000 रुपये हैं और हमें पढ़ाई हेतु किताबें चाहिए तथा एक जीन्स भी खरीदनी है। तो यहाँ पर हम दोनों कार्य नहीं कर सकते। हमें चुनाव करना होगा कि दोनों में से हमारे लिए अधिक आवश्यक क्या है। अतः यहाँ पर हम एक आर्थिक समस्या का सामना करना है जिसको बोलते हैं चयन की समस्या। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति के मूल कारण में दूसरा जो मुख्य कारण है वो संसाधनों की समस्या भी है। संसाधनों से मतलब कि उन वस्तुओं और सेवाओं से है जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पादन करने में होता है। जैसे कि भूमि है, श्रम, औजार, मशीनें, ये सारी जो संसाधन हैं, इन संसाधनों के इन्वेस्टमेंट करने से ही हम किसी दूसरे संसाधन को उत्पादन कर सकते हैं। तो संसाधनों की जब समस्या उत्पन्न होती है तो अर्थशास्त्र की उत्पत्ति होती है। तीसरा, वस्तु और सेवाओं की समस्या होती है। वस्तु से अभिप्राय भौतिक मूर्त पदार्थों से है जिनके उपयोग से लोगों की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, जैसे कपड़े, टीवी इत्यादि। सेवाओं से अभिप्राय भौतिक, अभौतिक, अमूर्त पदार्थों से है जो हमारी इच्छाएं एवं आवश्यकताएं पूर्ण करती हैं, जैसे अध्यापक एवं डॉक्टर। चौथा जो अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का कारण है वो व्यक्ति विशेष खुद होता है। व्यक्ति विशेष से मतलब अपना निर्णय लेने में सक्षम कोई एक व्यक्ति, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे वह एक फर्म हो, चाहे वो कोई एक उपभोक्ता हो, तो उसकी अपनी चयन की क्या प्रणाली है, उसकी अपनी क्या आवश्यकताएं हैं, उसको ध्यान में रखना भी अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का एक मुख्य कारण होता है। अर्थशास्त्र की प्रकृति पे अगर हम दृष्टिपात करेंगे तो उसमें भी अर्थशास्त्र का एक मुख्य प्रकृति नेचर होता है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान होता है जिसमें क्या है पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। यानी कि अर्थशास्त्र क्या है इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो इसमें भी किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में जब मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है तो उसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि व्यक्ति विशेष की अपनी क्या इच्छा है या किसी फर्म की अपना क्या सिद्धांत है, वह किस प्रकार की उत्पादन प्रणाली में संलिप्त होना चाहता है। तो ये जो कुछ बातें हैं जिसके कारण से अर्थशास्त्र की उत्पत्ति होती है। और इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा चुनाव की समस्या संबंधित नहीं है। तो आय का अधिक होना ये तो नहीं है। संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग जब होते हैं तो उसमें चयन की समस्या होती है। असीमित आवश्यकताएं जब होती हैं तो चयन की समस्या होती है। दुर्लभ संसाधन होते हैं तो चयन की समस्या होती है, जैसे कि पहले चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आय अगर अधिक हो तो चयन की समस्या नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा आय है तो हम कोई दुर्लभ संसाधन हो तो उसको भी हम खरीद सकते हैं। संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग भले हो रहे हों लेकिन हम उसका चयन कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। असीमित आवश्यकताएं हैं तो उसको भी हम खरीद सकते हैं अगर हमारे पास आय का अधिक मात्रा में है तो इसमें जो ए वाला है आय का अधिक होना, ये अपना सही आंसर हो जाएगा।
अगला केंद्रीय समस्याएं वो समस्याएं हैं जो पाई जाती हैं बाजार अर्थव्यवस्था में, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। तो ये तीनों अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याएं पाई जाती हैं। अर्थव्यवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं। पता होगा आपको, एक केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं वो तीन मुख्य समस्याएं हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की व्याख्या कीजिए। तो अर्थव्यवस्था की तीन मुख्य केंद्रीय समस्याएं हैं, यानी कि थ्री मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, यानी थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, जिनमें पहला है क्या उत्पादित किया जाए। क्या उत्पादित किया जाए में दिक्कत ये होता है कि समाज में व्यक्ति कई प्रकार के होते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा आय अर्जन करने वाले, एक गरीब प्रकार के व्यक्ति भी होते हैं जो गरीब होते हैं, जिनके पास आय का सीमित स्रोत होता है। तो उसमें राज्य को ये चीज़ डिसाइड करना पड़ता है कि क्या उत्पादित किया जाए। जैसे प्रत्येक अर्थव्यवस्था में कई प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है, लेकिन संसाधन की कमी होती है, जिनके चलते सभी वस्तुओं और संसाधन का उत्पादन नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था को ये निर्णय करना पड़ता है कि प्रत्येक संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं से वह किन किन वस्तुओं और सेवाओं का कितना उत्पादन करेगा। जैसे यह निर्णय लेना पड़ेगा कि खाद्य पदार्थों या आवासों का निर्माण किया जाए अथवा विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो ये जो समस्या है क्या उत्पादन किया जाए, ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। इसमें भी दो प्रकार की समस्या होती है। एक तो उत्पादित की जाने वाली वस्तु किस प्रकार की हो, यानी टाइप्स ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, यानी किस टाइप का गुड्स हो, सामान हो जिसका उत्पादन किया जाए। और दूसरी समस्या ये होती है कि उत्पादित की जाने वाली वस्तु की मात्रा कितनी हो, जिससे कि सभी लोगों तक उसकी समान पहुंच सुनिश्चित की जा सके। दूसरी प्रमुख समस्या होती है कैसे उत्पादन किया जाए। जैसे ये भी एक केंद्रीय समस्या है। इसके अंतर्गत प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह निर्णय करना पड़ता है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कैसे किया जाए। इसमें भी दो प्रकार की दिक्कतें आती हैं। एक तो श्रम आधारित तकनीक होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स होती हैं, जिसका प्रयोग करके हम चूज़ कर सकते हैं कि उत्पादन लेबर इंटेंसिव किया जाए। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक में श्रम का उपयोग पूंजी से अधिक किया जाता है, यानी कि श्रम का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। जिस देश में जनसंख्या अधिक होती है वहाँ पर श्रम आधारित अर्थव्यवस्था काम करती है, जैसे कि भारत हो गया, चीन हो गया यहाँ पर। और दूसरी पूंजी आधारित तकनीक होती है जिससे उत्पादन किया जा सकता है। जहाँ पर जनसंख्या कम होती है, जो टेक्नोलॉजी है उसका विकास ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर पूंजी आधारित अर्थव्यवस्था काम करती है, जैसे कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, यहाँ सब। तीसरी केंद्रीय समस्या है कि किसके लिए उत्पादित किया जाए, फॉर वोम टू प्रोड्यूस। इस केंद्रीय समस्या का संबंध आय के विभाजन से है। इसमें यह निर्धारित किया जाता है कि आय में प्रत्येक उत्पादन घटक या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है का क्या हिस्सा होगा। जैसे श्रम को कितनी मजदूरी दी जाए, भूमि को लगान कितना दिया जाए, पूंजी पर ब्याज की दर क्या हो और साहसी को कितना लाभ प्राप्त हो। आय के विभाजन के पश्चात ही यह सुनिश्चित होता है कि उपभोक्ताओं के पास वस्तु और सेवा का क्रय करने हेतु पर्याप्त संसाधन है अथवा नहीं। यानी कि जितने भी उसमें हितधारक हैं वो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर उनको उस इन्वेस्टमेंट का अपना अपना लाभ प्रतिशत दिया जाता है, उस प्रतिशतांश के हिसाब से उनको लाभांश दिया जाता है। उसके बाद ये डिसाइड होता है कि उनके पास कितने संसाधन हो चुके हैं जिससे कि वो वस्तु का और सेवा का उपभोग कर सकते हैं। अर्थशास्त्र की इस समस्या को निम्न रूप से भी समझा जा सकता है। संसाधनों के सीमित भाग में होने के कारण कोई भी अर्थव्यवस्था अपने समाज के सभी वर्गों के लिए आवश्यक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकती। यदि उत्पादन निर्धन वर्ग के लिए किया जाता है तो इससे सामाजिक न्याय को तो प्रोत्साहन मिलेगा, परंतु इसमें उत्पादकों का लाभ कम होगा तथा सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, में वृद्धि निम्न होगी तथा अर्थव्यवस्था लंबे समय तक पिछड़ी रहेगी। इस अर्थव्यवस्था के समक्ष चयन की समस्या उत्पन्न होती है, यानी सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जाए या सकल घरेलू उत्पाद को संवर्धित किया जाए, तो यहाँ पर चयन की समस्या उत्पन्न होती है। कुछ ऐसे भी अर्थशास्त्री हैं जो एक चौथी समस्या भी बताते हैं, संसाधनों के संवर्धन एवं सतत विकास से संबंधित, यानी कि ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित भी समस्या बताते हैं।
तो इस प्रकार से इसमें जो है दुर्लभ केंद्रीय समस्याएं वो समस्याएं जो पाई जाती हैं, तो ये सभी हो जाएगा चारों। अगला दुर्लभ साधनों के प्रयोग होते हैं। तो दुर्लभ साधन जो होते हैं उसका प्रयोग सीमित प्रयोग होता है, ये बात सही है, 2020 में प्रश्न में पूछा गया था। अगला, उत्पादन संभावना वक्र की ढाल ऋणात्मक है, यह कथन सत्य है। अगला, एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है। एक जो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है, जैसे अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है। एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको हम कह सकते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें कैपिटलिज्म काम करता है, पूंजीवाद काम करता है, और जिसमें अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है। बाजारू अर्थव्यवस्था जिसमें होती है। इसके बारे में भी थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। अर्थव्यवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं। एक केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, जिसको योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, सामाजिक अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, इंग्लिश में सोशल इकोनॉमी कह सकते हैं, या सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी कह सकते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, विनिमय यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्सचेंज, उपभोग यानी कि कंजम्पशन, ये सभी जो योजना है इसको सरकार द्वारा या एक सेंट्रल बॉडी के द्वारा बनाई जाती है। गवर्नमेंट या सेंट्रल बॉडी रिसोर्सेज के ऐसे प्रयोग को सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं जो पूरे समाज के हित में हों। जैसे शिक्षा हेतु विद्यालयों की कमी पाई जाती है तो सरकार निजी स्तर पर इनकी स्थापना के लिए लोगों को प्रेरित कर सकती हैं अथवा खुद ही विद्यालय खोलने का निर्णय ले सकती हैं। तो आज के युग में सामान्यतः ऐसी अर्थव्यवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं। चीन इसका उदाहरण है जहाँ पर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था पाई जाती है अभी भी। लेकिन भारत में देखें, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था पाई जाती थी, लेकिन अभी देखा जाए तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में है, और आज़ादी के बाद से ही मिक्स्ड इकोनॉमी का रूप अपनाया गया। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को मूल रूप से लिया गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में चलता गया। दूसरी होती है बाजार अर्थव्यवस्था, जिसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता जो होता है, कंज्यूमर जो होता है, वो अपनी पसंद के अनुसार माल खरीदने के लिए स्वतंत्र होता है। इस अर्थव्यवस्था में सभी धार्मिक क्रियाकलापों सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है। बाजार अर्थव्यवस्था में प्रत्येक वस्तु एवं सेवा की एक तय कीमत होती है एवं क्रेताओं और विक्रेताओं द्वारा वस्तुओं का विनिमय इसी कीमत पर होता है। कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के पारस्परिक अंतः संयोजन, जिसको डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल कहा जाता है, उसके संयोजन द्वारा किया जाता है। यदि किसी वस्तु की मांग उसकी पूर्ति के सापेक्ष अधिक होती है, यानी कि मांग अधिक होती है, तो उस वस्तु की कीमत अधिक हो जाती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में सरकार आर्थिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में करती है। पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका, जर्मनी आदि में यह अर्थव्यवस्था पाई जाती है। इसे पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिस्ट अथवा मुक्त या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था यानी कि फ्री इकोनॉमी भी कहा जाता है। तीसरी अर्थव्यवस्था आ जाती है जिसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं इसको। इस अर्थव्यवस्था में केंद्रीकृत एवं बाजार अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। इनमें निजी एवं सार्वजनिक यानी पब्लिक क्षेत्र दोनों ही साथ साथ कार्य करते हैं। सामान्य उपभोग की वस्तुएं निजी क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादित की जाती हैं एवं इन वस्तुओं की कीमत का निर्धारण बाजार की ताकतों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त वस्तुएं जो कि देश के हित के लिए आवश्यक हों वे सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादित की जाती हैं, जैसे हथियार, पेट्रोल इत्यादि। अतः इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का योगदान होता है। भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अर्थव्यवस्थाएं जो वास्तव में मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं ही होती हैं सारी की सारी, जहाँ पर महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं तथा आर्थिक क्रियाकलाप बाजार तंत्र के द्वारा किया जाता है। अंतर केवल इतना ही है कि कुछ अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी हस्तक्षेप अधिक होता है एवं कुछ में कम होता है। अमेरिका में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम है, अतः उसे बाजार अर्थव्यवस्था का उदाहरण माना जाता है। चीन में यह अधिकतम है, अतः चीन को केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का उदाहरण माना जाता है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने देश के आर्थिक क्रियाकलापों के नियोजन में प्रमुख भूमिका निभाई है, परंतु साथ ही निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित किया है। अतः यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे उपयुक्त उदाहरण माना जाएगा।
तो इस प्रकार से इसमें है कि एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है, तो इसमें उपभोक्ताओं की पसंद के आधार पर किया जाता है। जो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है, उपभोक्ता जिस प्रकार के माल का पसंद करेंगे, जिस प्रकार का डिमांड करेंगे, उसी प्रकार से सप्लाई होगा और उसी प्रकार से मूल्य का निर्धारण होगा। अगला प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र सामान्यतः वस्तुओं के वैकल्पिक उत्पादन को प्रदर्शित करता है। तो इसमें 2 हो जाएगा, यानी कि किन्हीं 2 वस्तुओं के बारे में तुलना की जाती है कि अगर इस वस्तु का उत्पादन अधिक किया जाएगा तो दूसरे का उत्पादन कम हो जाएगा, इस वस्तु में अधिक इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो दूसरे में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो उत्पादन संभावना वक्र जो है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है, उसमें 2 वस्तुओं के उत्पादन को प्रदर्शित किया जाता है। वो आगे के फिगर्स में समझेंगे भी। ये जो 8वां 9वां और 10वां क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए इस पॉइंट्स को समझ लेते हैं पहले। उत्पादन संभावना वक्र यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसके बारे में थोड़ा समझ लें कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। उत्पादन संभावना वक्र एक ऐसा वक्र है जो दी गई वस्तुओं के सभी वैकल्पिक उत्पादन संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। यानी कि एक वस्तु होती है जिसमें उन संभावनाओं का प्रदर्शन होता है कि किनका किनका प्रोडक्शन कितनी कितनी मात्रा में किया जा सकता है, यानी कि कब टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, कब संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो रहा है, कब किन वस्तु का उत्पादन कम या ज़्यादा हो रहा है। इसको दर्शाने के लिए उत्पादन संभावना वक्र का हम उपयोग करते हैं। इसमें एक वर्ड आता है सीमांत अवसर लागत। सीमांत अवसर लागत मतलब ये है कि एक अवसर को पाने हेतु जो दूसरा सबसे अच्छा अवसर छोड़ दिया जाता है, उस अवसर की लागत से है। अतः यदि एक व्यक्ति 20,000 की नौकरी के लिए 17,000 की नौकरी छोड़ देता है तो 20,000 की नौकरी की अवसर लागत 17,000 से है। तो ये होता है अवसर लागत। और सीमांत अवसर लागत मतलब जिसके अंतर्गत एक उत्पाद की मात्रा में कमी करके दूसरे उत्पाद की मात्रा बढ़ाई जाती है। यानी एक उत्पाद की मात्रा, एक प्रोडक्ट की मात्रा का प्रोडक्शन कम किया जाता है और दूसरे प्रोडक्ट की जो उत्पादन है वो अधिक किया जाता है, तो उसे बोलते हैं सीमांत अवसर लागत। उत्पादन संभावना वक्र की 3 स्थितियां हो सकती हैं। एक तो जब सीमांत अवसर लागत अधिक हो तो जो पीपीसी है यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो मूल बिंदु की ओर नतोदर हो जाती है। नतोदर मतलब कि इस प्रकार के कर्व टाइप का बन जाता है। और जब टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि सीमांत अवसर लागत स्थिर हो जाती है तो जो पीपीसी है यानी कि उत्पादन संभावना वक्र जो है वो बाएं से दाएं ओर आती सरल रेखा में बन जाती है, जैसे कि ये सरल रेखा में बना हुआ है। और अगर सीमांत अवसर लागत जो है वो कम होती है तो उत्पादन संभावना वक्र वो मूल बिंदु की ओर उत्तल हो जाता है, कॉन्वेक्स हो जाता है। इस प्रकार से जो पीपीसी है यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसमें खिसकाव होता है। एक खिसकाव दाईं ओर होता है। जब दाईं ओर होता है तो इससे पता चलता है कि संसाधन या तकनीक में विकास हो रहा है। और जब बाईं ओर पीपीसी में खिसकाव होता है तो पता चलता है कि संसाधन या फिर तकनीक में कमी हो रही है। जब पीपीसी में कर्व जो है बाहर की ओर खिसक रहा हो, जैसे नीचे की ओर दिखा रहे हैं क्यू और Q1। क्यू वह स्थिति है जहाँ पर तकनीक उत्पादन के लिए जो तकनीकी थी, टेक्नोलॉजी थी, वो क्यू पर स्थित थी। लेकिन जब तकनीकी सुधार होता गया तो क्यू से Q1 की ओर कर्व बढ़ गया, जबकि ए की तरफ स्थिर बना हुआ है। और जब संसाधन में वृद्धि होती है तो ये जो वाई वाला ये है अक्ष है, इसमें ऊपर की ओर संसाधन जब बढ़ता है तो वाई अक्ष पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर स्थानांतरण हो जाता है। जब तकनीकी सुधार होता है तो एक्स अक्ष पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु यानी कि दाईं ओर बढ़ता है तो हमें पता चलता है कि तकनीकी सुधार हो रहा है। और जब संसाधन में वृद्धि होती है तो वाई अक्ष पर नीचे वाले बिंदु से ऊपर वाले बिंदु की ओर खिसकाव होता है। और इसी का अगर हम उल्टा कर लें, जब अंदर की ओर जाता है, जैसे कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु से बाईं ओर यदि खिसकाव हो रहा है तो हमें पता चलता है कि तकनीक में ह्रास हो रहा है। और जब वाई अक्ष पर
ऊपर से नीचे की ओर बिंदु आता है, यानी कि नीचे की ओर खिसकाव होता है वाई अक्ष पर, तो हमें ये पता चलता है कि संसाधन में कमी होती जा रही है। तो इस आधार पे ऊपर वाले प्रश्नों का आंसर दिया जा सकता है कि यदि आर्थिक समृद्धि हो तो उत्पादन संभावना वक्र, जब आर्थिक समृद्धि हो तो उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसकेगा, यानी कि बाहर की ओर खिसकेगा, जिससे पता चलेगा कि आर्थिक समृद्धि हो रही है, यानी कि संसाधनों में वृद्धि हो रही है। उत्पादन संभावना वक्र सामान्यतः मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, सामान्यतः यही होता है। और कुछ विशेष स्थिति में सरल रेखा में बन जाता है, जब जो सीमांत अवसर लागत है जब वो स्थिर हो जाता है तो सीधा हो जाता है, और जब कम हो जाता है सीमांत अवसर लागत तो वो कॉन्वेक्स टाइप का शेप बन जाता है। बाकी सामान्य स्थिति में मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। उत्पादन संभावना वक्र के दाएं ओर खिसकाव का कारण है, जब दाएं ओर खिसकता है तो मतलब कि संसाधन में या फिर उच्च तकनीकी में वृद्धि हो रही है। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आई होगी। इस प्रकार से कक्षा 12 के जो अन्य चैप्टर्स हैं अर्थशास्त्र के, उसकी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।